वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर वाइज फिजिक्स का पार्ट नंबर 4। आज के हमारे वीडियो में सभी क्वेश्चन मोशन इन वन डायमेंशन के पार्ट नंबर 1 यानी यूनिफॉर्म मोशन से संबंधित हैं। दोस्तों आप इन वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमारे इस वीडियो में आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और बहुत से नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमारे इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए और यदि आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्ज़ाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों यदि आप हमारे इन क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। यदि आप लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है समरूप चाल से गति का अर्थ है। यानी दोस्तों जो मोशन है विद यूनिफॉर्म स्पीड उसका मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों समरूप चाल से जो गति होती है उसकी जो चाल होती है वो अचर होती है, जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो याद रखना जो हमें दी हुई ये समरूप चाल से कोई गति दी हुई है यानी कोई गति है उसकी चाल समरूप चाल से है तो उसके अंदर जो चाल होती है वो जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी माना कि x है और उसमें तय की गई दूरी तय करने में लगा समय है वो है t। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है जो दूरी है x वह है t के समानुपाती है। यदि समानुपाती चिन्ह को अपन हटाते हैं तो हमारा x हो जाएगा x = kt। यानी दोस्तों यहाँ पर k है वो है एक नियतांक है यानी कि एक नियत राशि है k। तो दोस्तों यदि अपन यहाँ पर k = निकालते हैं तो हमारा हो जाता है x/t। यानी दोस्तों हम जानते हैं x यहाँ पर दूरी है और समय है वो है t। तो दूरी बटे जो समय हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा चाल का। तो इस इक्वेशन से यह बात निकल कर आती है कि जो चाल होती है वो हमारी नियत है क्योंकि हमारा जो k है वो यहाँ पर एक नियतांक है, कांस्टेंट है और यह चाल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो चाल होगी वह है हमारी समान चाल होगी यानी कि नियत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान चाल से चल रही है। यदि दोस्तों यहाँ पर हमें दूरी न देकर विस्थापन दिया होता तो फिर हमारा विस्थापन बटे जो समय होता वो हमारा वेग का हो जाता और इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर हमें वेग न देकर यानी कि विस्थापन न देकर की दूरी दी हुई है तो दूरी बटे जो समय होता है वो होता है चाल का फॉर्मूला। तो हम कह सकते हैं कि जो चाल होती है वो यहाँ पर समान होगी। तो यदि वस्तु की जो दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो वस्तु की चाल हमेशा समान होती है। दोस्तों याद रखना इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक विमीय गति है। दोस्तों हमें बतानी है कि एक विमीय गति कौन सी है। दोस्तों याद रखना एक विमीय गति वो होती है यानी कि जो एक एक्स अक्ष के अनुदिश ही गति करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो सीधे रेल मार्ग पर यानी कि जो ट्रेन गति करती है यानी वह एक ही दिशा में गति कर रही है, ना तो यह दाईं जा रही है ना ही बाईं और ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे, यानी एक अक्ष के अनुदिश गति कर रही है यानी एक ही अक्ष यानी एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी पर उतरते हुए हवाई जहाज यानी जो वस्तु यानी कि जो पृथ्वी पर यदि हवाई जहाज उड़ता है तो उसकी गति होती है वो जेड एक्स के अनुदिश भी होती है और वाई एक्स के अनुदिश भी होती है और एक्स के अनुदिश यानी 3D की यानी 3D मोशन होती है। और जो हमारी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है दोस्तों वह भी हमारी 3D मोशन में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो सीधे रेल मार्ग पर दौड़ती ट्रेन की गति होती है वो हमारी 1 डायमेंशन मोशन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात होता है। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि हमें पूछा है जो किसी वस्तु का औसत वेग और औसत चाल का अनुपात हमें पूछा क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वेग का मान होता है वो या तो चाल के बराबर होता है या चाल से कम होता है, चाल से अधिक कभी नहीं होता। यानी जो वेग का मान होता है वो या तो चाल के = होता है या इससे लेस देन होता है यानी कम होता है। यानी जब वस्तु कोई सीधे यानी पथ पर गति कर रही है तो उसके अंदर जो इसकी चाल होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी यानी स्पीड और वेलोसिटी समान होगी। यदि वह वस्तु यानी कि कोई पार्टिकल है वो अन्य किसी पथ पर गति कर रहा है तो उस समय इस यानी यह दूरी तय करने में जो यहाँ पर इसकी चाल होगी वह
इसकी वेलोसिटी से अधिक होगी। यानी अपन वेग का और चाल का यदि अपन अनुपात निकालेंगे तो जब वेग और चाल समान होते हैं उस कंडीशन में इसका अनुपात हो जाएगा 1, और जब वेग का मान चाल से छोटा होता है उस कंडीशन में इसका अनुपात हो जाएगा 1 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इकाई अथवा इकाई से कम। यानी औसत वेग और औसत चाल का जो संख्यात्मक मान होता है वो या तो 1 होता है या 1 से कम होता है। यानी कि जब वस्तु सरल रेखा पथ पर यानी सरल पथ पर गति करती है तो औसत वेग और औसत चाल का अनुपात हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन और दूरी यानी दोनों बराबर होती है तो वेग और चाल भी दोनों बराबर हो जाएंगी। यदि वस्तु अन्य किसी पथ पर गति करती है तो विस्थापन का मान दूरी से कम हो जाता है, यानी वेग का मान चाल से कम हो जाएगा, तो इन दोनों का अनुपात भी 1 से कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर प्रथम आधी दूरी v1 वेग से तय करता है तथा शेष आधी दूरी वेग v2 से तय करता है, तो व्यक्ति का औसत वेग, यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई व्यक्ति है, वह कोई दूरी है यानी 2s है, तो इसका आधी दूरी यानी s वह v1 वेग से तय करता है और बाकी s दूरी है उसको v2 वेग से तय करता है। तो हमें निकालना है इसका औसत वेग, यानी 2s दूरी तय करने में औसत वेग। तो हम जानते हैं औसत वेग हमारा होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी है हमारी 2s और कुल समय यानी कि इसको तय करने में लगा समय मान लेते हैं t1 और बाकी s दूरी तय करने में लगा समय वो है हमारी t2। तो टोटल समय हो जाएगा t1 प्लस t2। यहाँ से अपन t1 और t2 का मान लिख सकते हैं कि t1 समय बराबर हम जानते हैं वो होता है हमारा चाल यानी दूरी बट्टे चाल होता है, तो t1 का मान हो जाएगा हमारा s/v1 और प्लस t2 का मान हो जाएगा s/v2। और दोस्तों यदि अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ पर s कॉमन आकर के s से s कट जाएगा और इन दोनों नीचे यानी v1 और v2 का अपन लघुत्तम लेते हैं तो हमारा यह बन जाएगा 2/v2 प्लस v1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन हो जाएगा v1 v2। यानी इन दोनों का यदि अपन लघुत्तम लेंगे v1 v2 का तो हो जाएगा v1 इंटू v2 और इसको अपन ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा v2 प्लस v1। दोस्तों इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी जो औसत चाल हो जाएगी हमारी v, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले को याद रखना, डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कोई वस्तु है वह अपनी प्रथम आधी दूरी को 20 मीटर पर सेकंड के चाल से तय करती है और आधी दूरी बाकी बची हुई दूरी को 30 मीटर पर सेकंड के चाल से तय करती है, तो इसका औसत वेग होगा। तो दोस्तों औसत वेग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, यदि हमें प्रथम आधी दूरी वेलोसिटी दी हुई हो और बाकी की आधी दूरी की वेलोसिटी दूसरी दी हुई हो, तो जो औसत वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट नोट कर लेना, यह बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कण ए तथा बी के विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखीय हो तो समय x के साथ 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण बनाती हैं, तो इनके वेग का अनुपात va अनुपात vb होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि विस्थापन और समय कोई ग्राफ है, यानी यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, इनके मध्य की जो ग्राफ है यानी कि va है, जो एक ग्राफ है वह तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और जो b है वह 60 डिग्री का। तो दोस्तों हमें va अनुपात vb का यानी कि है कण ए का और कण v के जो वेलोसिटी है उनका अनुपात निकालना है। तो दोस्तों याद रखना, विस्थापन समय ग्राफ के अंदर जो ग्राफ होती है उसकी ढाल होगी यानी प्रवणता m हमारी होती है tan थीटा, ये याद रखना वे के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारा va हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा tan थीटा ए और दोस्तों vb हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा tan थीटा b। यानी हमें va और vb का यदि अनुपात निकालना है तो tan a और tan b का जो tan थीटा ए और tan थीटा b का जो अनुपात होगा वही हमारी वेलोसिटी का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों अपन निकालते हैं, यानी va अनुपात vb हमारा ये किसके इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा ए का मान है 30 डिग्री और थीटा बी का मान है 60 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से अपन निकालते हैं तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/3, यानी दोनों को √3 से यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये बच जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक स्थिर लक्ष्य पर दागी गई गोली 3 सेंटीमीटर धंसने पर अपना आधा वेग खो देती है, तो यह मानकर कि लक्ष्य की सतह द्वारा गति का विरोध नियत है, तो विराम अवस्था में आने से पहले यह कितनी दूरी और तय करेगी। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कोई गोली है, उसको किसी लक्ष्य पर यानी छोड़ा जाता है यानी दागी जाती है, तो यह उस बॉक्स के अंदर 3 सेंटीमीटर जाने के बाद अपने वेलोसिटी का आधा भाग खो देती है। यानी यहाँ पर यदि इसकी वेलोसिटी v है तो यहाँ पर v/2 हो जाती है। ये होती है 3 सेंटीमीटर के बाद। तो दोस्तों हमें निकालना है कि कितनी और अधिक अंदर जाने पर इसकी वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा। यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों पहले तो अपन इतनी यानी कि है इस गति के लिए गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा तृतीय समीकरण होता है v² = u² + 2as होता है। तो यहाँ पर v² यानी अंतिम वेग हमारा v/2, तो ये हो जाएगा हमारा v² का मान v²/4 और u का मान यदि माने प्रारंभिक वेग v है तो u का मान u² हो जाएगा हमारा v² प्लस 2as होता है। s का मान हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन a का मान निकालेंगे तो हमारा a का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि v² इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा -3v²/4 और ये 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा निकल कर आ जाएगा -v²/8। और दोस्तों इस a का मान अपने यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे तो उसमें रखेंगे तो हमारा जो ये दूरी होगी s उसका मान निकल कर आ जाएगा। यानी अब यहाँ पर यदि अपन गति का तृतीय समीकरण लगाते हैं इतनी दूरी गति के लिए तो यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर अंतिम वेग हमें पता है कि वेलोसिटी 0 हो जाती है, यानी अंतिम वेग है 0, तो 0 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा u²। यहाँ पर इसके लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा v²/4 हो जाएगा, यानी कि अंत प्रारंभिक वेग होता हो जाएगा v/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v²/4 हो जाएगा और प्लस में हो जाता है 2as, तो 2as से क्या हो जाएगा a का मान हमारा -v²/8 और ये जो s का मान है ये हमें निकालना है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो हमारा s का मान यहाँ से आता है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो हमारा हो जाएगा -kv²/4 और ये है इसके मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 तो चला जाएगा ऊपर और माइनस के 2v² हो जाएगा नीचे और v² से v² कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 का 4 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी s बराबर हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1, यानी s का मान हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी वो वेलोसिटी कहाँ पर 0 होगी, आगे 1 सेंटीमीटर और धंसने के बाद उसकी वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी 1 सेंटीमीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाती है, तो इस यात्रा के दौरान औसत चाल होगी। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है कि जो कार है वो ए से बी तक 20 की रफ्तार से चलती है और फिर से बी से ए तक की जो 30 की रफ्तार से आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो अपनी जो प्रथम आधी दूरी है वो 20 की स्पीड से तय कर रही है, फिर उतनी ही यानी दूरी 30 की रफ्तार से तय कर रही है, यानी आधी दूरी 20 से और आधी दूरी 30 से। तो हमारा जो औसत फॉर्मूला होता है आधी दूरी के लिए वो हम जानते हैं, औसत वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर v1 और v2 के मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, यानी v1 का मान हो जाएगा 20, v2 का मान हो जाएगा 30 और अपॉन में इनका योग हो जाएगा 50, यानी कि जो हमारा इसका मान निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 1200/50, यानी इसको अपन डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 24, यानी राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। यानी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, यानी कि प्रथम आधी दूरी वह किसी v1 वेलोसिटी से तय करे और बाकी आधी दूरी v2 वेलोसिटी से तय करे, तो उसका औसत वेग का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर v1 का मान हमें दे रखा है 20, v2 का मान दे रखा है 30, v1 और v2 के मान इसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के यानी प्रथम आधे समय में v1 तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है, तो औसत वेग। यानी दोस्तों आभार हमें दे रखा था, यानी कि पहले वाला क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि जो
आधी दूरी है वो v1 से तय करती है और आधी दूरी v2 से। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आधे समय तक, यानी दूरी न देकर के यानी समय दिया वह आधे समय में तो v1 से, फिर उतने ही समय तक वह v2 से तय करती है, तो औसत चाल हमें निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी न देकर यानी हमें समय दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला अपन निकालते हैं। तो हमारे क्वेश्चन को पहले लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि माना कि वह वस्तु है वो टूटी समय तक तय यानी क्या है गति करती है। तो प्रथम टी समय में वह v1 चाल से तय करती है और अगले आधे समय जो वह गति करती है वह v2 चाल से गति करती है। तो जो औसत वेलोसिटी हो जाएगी, हमारा औसत वेग हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। यदि प्रथम यानी आधे समय में तय की गई दूरी s1 है और दूसरे आधे समय में तय की गई दूरी s2 है, तो टोटल हमारी जो यानी दूरी हो जाएगी वो जाएगी s1 प्लस s2 और हमारा हो जाएगा टोटल समय है 2t, यानी टोटल यानी 2t समय तक वह गति करती है। तो औसत वेग हो गया हमारा कुल दूरी बटे कुल समय। अब दोस्तों यहाँ से अपन s1 का मान रखेंगे, हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो s1 का मान हो जाएगा यानी v1t यानी चाल गुणा समय, और ऐसे ही s2 का मान हो जाएगा v2 इंटू टी और अपॉन में हो जाएगा 2t। तो यहाँ से दोस्तों t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी जो औसत वेग हमारा निकल कर आ गया वो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, औसत वेग हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो दोस्तों याद रखना, यदि हमें ये दिया हुआ हो कोई वस्तु प्रथम आधे समय में v1 से और आधे समय में v2 से तय करती है, तो औसत वेग हो जाएगा हमारा v1 प्लस v2 अपॉन 2। यदि ये दिया हुआ हो कि प्रथम आधी दूरी यानी s वह v1 चाल से तय करती है और बाकी जो दूरी है आधी दूरी s उसी को v2 चाल से तय करती है उतनी ही दूरी, तो औसत वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दोस्तों याद रखना, इन सूत्रों पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार आधे समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधे समय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि कुल तय की गई दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है यानी आधे समय में 80 किलोमीटर से और बाकी आधे समय 40 किलोमीटर से, यानी ये होगा हमारा v1 का, ये होगा v2 का। तो आधा समय हमें दिया हुआ है, यानी समय के लिए हम जानते हैं जो औसत वेलोसिटी होती है वो हमने डिवाइड किया है अभी, वो होती है v1 प्लस v2 बटे 2, यानी इन दोनों का योग हो गया हमारा 120 और इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर हॉवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर पर हॉर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियत चाल से चलती है, तो 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे लगा समय। यानी दोस्तों हमें कोई पुल दिया हुआ है, वह उसकी लंबाई दी हुई है 850 मीटर और 150 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, वह इस पुल को कितने समय में पार करेगी वो हमें निकालना है। उसकी वेलोसिटी दी हुई है हमें 45 किलोमीटर। यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 45 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये 25/2, यानी वेलोसिटी का मान हो जाएगा 25/2। तो दोस्तों हमें दूरी दी हुई है, यानी कि जो पुल है उसकी लंबाई 850 मीटर है, लेकिन दोस्तों याद रखना उसका अगला सिरा यदि यहाँ पर है, यहाँ से शुरुआत होकर कि पहले तो अगला सिरा यहाँ पर आएगा, फिर इसको 150 मीटर और आगे निकलना है, क्योंकि जो ट्रेन का पिछला हिस्सा है वो 150 मीटर लंबा है, यानी कि आगे वाला जो इंजन है वो इस पुलिया से 150 मीटर आगे नहीं निकलेगा, तब तक वह पूरी जो ट्रेन है वो उस पुलिया से को पार नहीं कर पाएगी। यानी जो कुल दूरी तय करनी होगी हमें, एक तो पुलिया वाली 850 और जो ट्रेन है 150 मीटर, उसके बराबर इंजन को आगे जाना होगा, यानी जो टोटल दूरी हमें तय करनी होगी वो करनी होगी 1000, 850 प्लस 150। तो दोस्तों कुल दूरी हमारी 100 मीटर हो गई और इसका वेग हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपन समय निकाल सकते हैं। समय हम जानते होता है
दूरी बटे चाल, तो दूरी है हमारी यहाँ पर 1000 और चाल है 25/2, यानी 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1000 से को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारा होता है 40, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 80, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 सेकेंड। यानी 850 मीटर लंबी पुलिया को 150 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा पार करने में जो समय लगेगा वो हमारा निकल कर आएगा 80 सेकेंड, यदि उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखा में गतिमान एक कण 10 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर लौटकर आ जाता है, यदि इसके द्वारा कण में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई हो तो गति के लिए कौन सा कथन सत्य है। यानी दोस्तों हमें कहा गया है कि कोई कण है वह 10 सेकंड में एक अपने यानी प्रारंभ बिंदु पर वापस लौट कर आ जाता है और उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो है हमारी 30 मीटर। तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो कण का विस्थापन शून्य होगा। तो दोस्तों यह कथन हमारा सत्य है, क्योंकि जो कण का विस्थापन होगा वो होता है प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु की मध्य की जो दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं की दूरी। तो यह यहीं से शुरुआत हो गया और यहीं पर आकर रुक गया यह कण, तो इसका जो विस्थापन यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी ए वाला ऑप्शन राइट है। दूसरा है उसकी औसत चाल 3 मीटर पर सेकेंड है, यानी औसत चाल दी हुई है तो चाल हमारी हो जाएगी दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारी 30 मीटर और समय है 10 सेकेंड, तो औसत चाल हमारी निकल कर आ गई, वो हो गई 3, यानी ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और अगला है ऑप्शन कण का विस्थापन 30 मीटर है। दोस्तों यह ऑप्शन हमारा गलत है, यानी यह कथन असत्य है, क्योंकि कण का जो विस्थापन है वो हमारा शून्य दे रखा है हमें, क्योंकि जहाँ से शुरुआत करता है वहीं पर वापस आ जाता है कण, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इसका जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसका विस्थापन 30 मीटर न होकर शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण 30 मीटर त्रिज्या के अर्धवर्त में 5 सेकंड में घूमता है तो कण का औसत वेग हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई कण है वो अर्धवर्त पर, यानी उसकी त्रिज्या 10 मीटर है, उस पर 5 सेकंड में तय करता घूमता है, यानी यहाँ से गति करता है और यहाँ पर घूमता हुआ जाता है 5 सेकंड में। तो हमें उसका औसत वेग पूछा है, तो दोस्तों औसत वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हो जाएगा इसका 10 यानी 2r होता है, विस्थापन हो जाएगा इसका 2r यानी 20, और जो हमें समय दिया हुआ हो वो है 5 सेकंड। तो दोस्तों वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय, विस्थापन है 20 और समय है 5। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारी निकल कर आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार के से औसत वेग और औसत चाल का जो आंकिक अनुपात था वो हमारा था 1 और 1 से कम, उसी प्रकार विस्थापन और दूरी का अनुपात भी 1 और 1 से कम हो जाएगा, यानी 1 के बराबर अथवा 1 से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब वस्तु सरल यानी कि रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसके द्वारा विस्थापन और दूरी होती है वो समान होती है, यानी विस्थापन और दूरी दोनों का मान समान होता है। तो उस कंडीशन में जो इसका अनुपात होगा वो 1 होगा। यदि वह किसी सर्कुलर पाथ या किसी टेढ़े मेढ़े पथ पर यानी गति करती है तो विस्थापन का मान कम होता है और दूरी का मान अधिक होता है, यानी विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से कम प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि इसका अनुपात का आंकिक मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन है, यानी दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, किसी पिंड का वेग शून्य होने पर भी उसका त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों जो पहले वाला कथन है वही हमारा सत्य है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जब किसी कण का वेग शून्य हो तो उसका त्वरण भी शून्य ही हो। यानी दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यानी हम जानते हैं जब कोई भी कण प्रक्षेप्य गति करता है तो जब वह अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसका जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो उसका मान शून्य हो जाता है, क्योंकि न तो उसमें ऊपर की ओर वेलोसिटी है न नीचे की ओर। लेकिन जो यहाँ पर त्वरण होता है यानी कि नीचे की ओर जी यानी वह उसमें लागू रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कण का वेग शून्य हो सकता है, यहाँ पर वेलोसिटी शून्य है लेकिन त्वरण का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि त्वरण का मान यानी कि है यानी कि पहले वेग इसका इधर था फिर वेग की डायरेक्शन इधर हो जाती है, यानी वेग शून्य होकर फिर से वेग इधर होगा। लेकिन इस
स्थिति पर वेग तो शून्य है, लेकिन त्वरण यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग 0 होने पर त्वरण शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि आप एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं हमारी SHM होती है यानी सरल आवर्त मोशन होती है, आवर्ती गति होती है। उसके अंदर हम जानते हैं जब वस्तु यानी कि है उच्चतम बिंदु पर होता है पार्टिकल, तो उस समय हम जानते हैं जो त्वरण का मान होता है वो होता है मैक्सिमम, यानी यहाँ पर त्वरण है। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वहाँ पर वेलोसिटी का मान होता है 0, यानी जो कोई कण पार्टिकल यानी SHM गति कर रहा है तो वह अपनी माध्यम स्थिति से यानी मैक्सिमम दूरी पर होते हैं, यानी चरम बिंदु पर होता है कण, तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जो त्वरण का मान होता है वो होता है मैक्सिमम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि वेग शून्य है, शून्य होने पर उसका त्वरण भी शून्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसके लाइक करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे ऐसे ही वीडियो पाते रहें। जय हिंद दोस्तों।